गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो आपके रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। नोट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए और उसे लिख करके और अपनी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। जब आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यदि आपको सारे क्वेश्चंस या सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में उसे लिख पाएंगे। तो जितना कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका मैं आपको बार बार रिवीजन भी बताती रहती हूँ कि कितने चैप्टर हुए हैं, कौन कौन से हमने उसमें पॉइंट्स को स्पेशली देखा है। तो जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर के तो आपको 9 चैप्टर तक बताया था कि बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक हमने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। अभी जो हमारा बिजनेस फाइनेंस चल रहा है वो भी अब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अभी जो हमारा चैप्टर बिजनेस फाइनेंस चल रहा है उसमें हम जो देख चुके हैं वो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी है, परिचय। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम वित्त का जो पूरा अरेंजमेंट है उसे देखते हैं, वित्त की व्यवस्था के बारे में पूरा प्रबंध का कार्य जब देखा जाता है तो उसे बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके कंसेप्ट को भी हमने समझा था, इसकी डेफिनेशंस को भी मैंने आपको लर्न करने के लिए कही थी। ऑन द बेसिस ऑफ अबो डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन है ये आप मीनिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे डेफिनेशन के रूप में भी आपको याद करना है। इसके बाद स्कोप और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके भी पॉइंट्स जो 6 पॉइंट है वो अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी आप समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो प्रबंध के उद्देश्य होते हैं, वित्तीय प्रबंध के जो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही हम वित्तीय प्रबंध का मैनेजमेंट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का क्या महत्व होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस हमने 8 पॉइंट्स के माध्यम से देखा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है। आप जब भी लर्निंग करते हैं तो आप अपने लर्निंग की वीडियो जरूर बनाइए और सेंड कीजिए, या तो ग्रुप पर या फिर आपके जो पर्सनल मेरा नंबर होगा आपके पास उस पर भी आप कर सकते हैं। ये जो आप लर्निंग करेंगे और इसकी वीडियो भेजेंगे या लिख करके याद करके और उसकी फोटो भेजेंगे, उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका आपको उसमें यदि आपने कुछ त्रुटि करी है, कोई गलती करी है, तो उसे भी आपको बताया जाएगा, उसके आपको ग्रेडिंग भी दी जाएगी। इसलिए आप इनिशिएटिव लेकर के और इस कार्य को भी पूर्ण करें। फाइनेंशियल फंक्शंस में 2 तरह की अप्रोचेस देखी थी हमने, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। दोनों ही अप्रोच अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए दोनों को ही आप अच्छे से समझिए। फाइनेंशियल मैनेजर के क्या कार्य होते हैं, वो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर के जो ये कार्य दिए हुए हैं 7 पॉइंट, इन 7 पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंस जो इसमें होता है वो होता है फाइनेंशियल डिसीजन। यदि हम सही निर्णय लें फाइनेंस के संबंध में तो वह हमारे बिजनेस को काफ़ी डेवलप कर सकता है या काफ़ी ग्रोथ ला सकता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड डिविडेंड डिसीजन। इस तरह से तीनों जो डिसीजन हमने देखे हैं इन्हें आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं और उसे समझ करके और याद कर सकते हैं और लिखने का कार्य भी कर सकते हैं। तो जो आपका लिखा हुआ कार्य है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी स्टडी रेगुलरली हो रही है। फाइनेंसिंग प्लानिंग में जो हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखी है, मतलब वित्त के संबंध में हमने जो नियोजन किया है उसे हमने डेफिनेशन के माध्यम से भी समझा था और इसके मीनिंग को भी देखा था। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग तीनों देखी थी।
फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके भी 8 पॉइंट देखे थे। इसमें से आप एनी 6 पॉइंट अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसे भी मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी ये हम पढ़ चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे। इसमें मैंने आपको मीनिंग समझाया हुआ है और इसकी डेफिनेशन, इसके जो फैक्टर्स है अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें इंटरनल फैक्टर्स को हमने कल देखा था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। द एक्सटर्नल फैक्टर्स में बी एक्सप्रेस्ड एज अंडर। फर्स्ट, कैपिटल मार्केट कंडीशन। The state of capital market affects the choice of securities to be issued. During boom, investors are willing to take risk and invest in equity shares, but in a bearish market, investors prefer safe investment. Therefore, preference shares or debentures carrying a fixed rate of return are likely to be more marketable in a depression. कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी की संरचना को एक महत्वपूर्ण सीमा तक पूंजी बाजार की दशाएं, जो कंडीशंस होती है, वो प्रभावित करती है। मंदी की जो दशाएं होती है, जब ब्याज दर बहुत कम होती है और लाभ की भी संभावनाएं अनिश्चित, अनसर्टन होती है या इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, साधारण अंश होंगे, उनके अपेक्षाकृत जो डिबेंचर्स होते हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, उसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके विपरीत तेजी की स्थिति में लाभ के अर्जन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, लाभ को हम ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और लोगों के पास जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी पर्याप्त धन होता है। तो जो ऋण पत्र होते हैं उसकी अपेक्षा साधारण अंशों की बाजार में मांग बढ़ जाती है, और तेजी की स्थिति में न केवल साधारण अंश पूर्ति, अंश पूंजी का बाहुल्य होता है, वरन जो साधारण अंश होते हैं उनकी भी भारी मांग के कारण इन्हें जो ब्याज दिया जाता है उन पर भी निर्गमित किया जा सकता है। जो प्रब्याजी होती है, प्रीमियम होती है, उस पर भी हम उसे इश्यू कर सकते हैं। मीन्स जो पूंजी संरचना है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको निर्धारित करते समय हमें पूंजी की, जो कैपिटल की, मार्केट की जो हमारी कंडीशंस होती है, बाहर की दशाएं होगी, उन्हें ही ध्यान में रखकर पूंजी के अनुपात को निश्चित किया जाना चाहिए कि हम किस रेशो में हमारी कैपिटल को कलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। Investors' attitude and requirement regarding income and risk is an important consideration in designing capital structure. A company may issue security of different types of varying denomination to meet the liking of potential investors. Enterprising investors who prefer capital gain and say in the management of the company can be cured by issuing equity shares. Debentures and preference shares are issued to attract those investors who desire a regular return and safety of investment. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके नेचर या उनकी प्रकृति जो होती है उसका भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में काफ़ी रोल होता है। इसलिए जो संस्था की पूंजी होती है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और कुछ जो इन्वेस्टर होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, जबकि कुछ के पास कम धन की कमी होती है। कुछ इन्वेस्टर्स काफ़ी रिस्की होते हैं और वे रिस्क उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जबकि कई बहुत ही अलर्ट रहते हैं और जो उनके धन की सुरक्षा और जो उनके पास रिटर्न प्राप्त होना चाहिए उसकी वे निश्चिंतता चाहते हैं।
सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी मांग के स्वरूप में जो पर्याप्त डिफरेंस होता है, जो भिन्नताएं होती है, तो उसके अनुसार ही उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखकर हम साधारणतः कंपनियां जो होती है वो विभिन्न प्रकार की जो सिक्योरिटीज है उनका इशू करती है, उन्हें निर्गमित करती है, ताकि विभिन्न प्रकृति के जो साधारण इन्वेस्टर्स हैं एक या अधिक प्रकार की वे सिक्योरिटीज को में भी अपना धन इन्वेस्ट कर सके। जो साधारणतः ऐसे रिस्की जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो साधारण अंशों में विनियोजन करते हैं, जबकि जो कम पूंजी वाले इन्वेस्टर्स होंगे वे प्रेफरेंशियल शेयर्स में या डिबेंचर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स की नेचर होता है या उनकी प्रकृति जो होगी वो किस प्रकार के हैं उसका भी उस पर भी डिपेंड करता है कि हम हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर किस प्रकार करें। थर्ड पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। Banking companies are prohibited from issuing and any type of security except equity shares. Government of India has laid down norms of debts, equity ratio and ceiling on public deposit. Thus, state regulations regarding the issue of security have a bearing on capital structure. जो बैंकिंग कंपनियां होती है वे अपने जो शेयर्स है कभी भी अपने शेयर्स में पैसा नहीं लगाती है और कभी भी वो सिक्योरिटीज को भी नहीं परचेस करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा ये चाहता है कि जो भी जो पैसा हमारे पास प्राप्त होगा, मतलब बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया जाएगा उसकी सिक्योरिटी निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उसकी समय पर पूर्ति हो सके, मतलब उन्हें जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसका रिटर्न आवश्यक रूप से मिलता रहे। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं, जब हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम निर्मित करते हैं, किस तरह से हम कैपिटल एकत्रित करें, उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसका भी हमारी कैपिटल के स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें रूल्स रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू। The cost of capital issue also influences the capital structure. Underwriting, commission, brokerage and discount are included in the cost of capital. Generally, business organization want to keep these cost to a minimum. जो हम हमारी शेयर्स को इशू करते हैं, हमारी कैपिटल जो इशू करेंगे हम हमारी पूंजी को जिस तरह से निर्मित करेंगे या बनाएंगे, जैसा उसका हम संरचना तैयार करते हैं, उसमें पूंजी की जो लागत होती है निर्गमन की, वह पूंजी संरचना को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करती है। पूंजी की जो लागत होती है, कैपिटल की जो कॉस्ट होगी, उसमें जो अभिगोपन व्यय होता है, दलाली होती है, ब्रोकरेज होते हैं, डिस्काउंट होता है, ये सब भी सम्मिलित किया जाता है। जो बिजनेस की संस्थाएं होती है इन लागतों को या इन कॉस्ट को न्यूनतम रखती है, मतलब मिनिमम रखती है, और सामान्यतः ऐसी सिक्योरिटीज के निर्गमन को प्राथमिकता दी जाती है। उनको हम प्रेफरेंस देंगे जिनके हम इशू करने में हमारी कॉस्ट भी कम लगे, मतलब कम कॉस्ट पे हम हमारी शेयर कंपनी की जो कैपिटल है उसको इकट्ठे करने के लिए या उसे कलेक्ट करने के लिए हम शेयर्स को या हमारी कैपिटल को इशू करें। व्यवहार में जो पूंजी निर्गमन होता है या कैपिटल का इशूइंग होता है, उसकी लागत के अतिरिक्त पूंजी के अनुपात में उचित अनुपात होना चाहिए और कंपनी पर जो पूंजी की लागत के भार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को काफ़ी मतलब ये अफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ का प्रचलित जो विधान होता है, जो हमारे यहाँ की लीगल एक्ट है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
जो उसकी कॉस्ट लग रही है कैपिटल इशू की, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स के नेचर और उनके टाइप्स है उनको, और मार्केट की कंडीशन क्या है कैपिटल मार्केट की, इन सभी बातों का यदि हम ध्यान रख करके हम हमारे यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे या कैपिटल को हम निर्मित करने का कार्य करते हैं, तो हमारे यहाँ की कैपिटल में प्रॉफिट को अर्न करने का एक अच्छा क्लॉज रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ करके और इस क्वेश्चन को आपको याद भी करना है और अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। दो तरह की कैपिटल होगी, एक तो स्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी। ये दोनों ही प्रकार की जो पूंजी होती है वो बिजनेस में आवश्यक होती है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड लाइक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर एक्सेट्रा इज regarded as fixed capital. In simple words, fixed capital is the capital which is used to acquire all those assets which are required to set up production facilities and conduct business enterprises. The capital invested in fixed assets is kept blocking for long term. Therefore, this capital is also called long term capital or blocked capital. Fixed capital is primarily invested in immovable property, hence it is also called immovable capital. मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जितना भी हम बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, दोनों ही प्रकार की कैपिटल बिजनेस में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जो पूंजी जो कैपिटल स्थायी संपत्तियों को, फिक्स्ड असेट्स को, जैसे लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी और जितने भी फर्नीचर हैं, उन सबको जब परचेस करती है या उसमें इन्वेस्ट करती है तो वो कहलाती है फिक्स्ड कैपिटल। यदि हम सिंपल शब्दों में देखें तो जो फिक्स्ड कैपिटल होगी उसका अभिप्राय हमारा उस कैपिटल से भी है जिसमें कि हम उन सभी संपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च करते हैं या पैसा लगाते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन को और बिजनेस की जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट है और उनके संचालन के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होती है। इन संपत्तियों में जो पूंजी लगाई जाती है वह लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि के लिए या हम जो उसके जीवन पर्यंत व्यापार में यूज करेंगे उसके लिए रहती है। मीन्स जो फिक्स्ड कैपिटल होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहलाती है। जो फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हम उन संपत्तियों को या उन संपत्तियों के परचेस के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए करते हैं जिसे कि हम अचल पूंजी भी कहते हैं, मतलब जो इनोवेबल कैपिटल होती है। तो इस प्रकार से जो फिक्स्ड हमारी कैपिटल होगी उसको जब हम ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे, उसका ज़्यादा समय तक हम लाभ प्राप्त करेंगे, तो वही हमारी जो स्थायी संपत्ति होती है वह मानी जाती है। बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की क्या आवश्यकता है? नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज: सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस। When a new business is set up, then we need to purchase fixed assets, long-term assets like land, building, machinery, furniture, etc. Second, for progress of the business. If any established business has to be standard by implementing some changes or improvement, then fixed capital is required. Fixed capital is needed to implement the schemes of progress. For expansion of business, if a businessman want to expand the scale of his or her business, then to acquire more assets, fixed capital in sufficient amount will be required. For decentralization of business. Business needs fixed capital to diversify and get into new areas and fields
to set up new areas of business and enter into other fields, fixed capital is required. इस प्रकार से जो इसकी फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहले सेटिंग करना, मतलब हम बिजनेस को किस तरह से सेट कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं। किसी भी नया जो बिजनेस होता है उसकी जब हम स्टैब्लिशमेंट करते हैं तो भूमि जो हमारे लैंड है या मशीनरी है या फिक्स्ड असेट्स है उनको परचेस करने की आवश्यकता होती है, और जो फिक्स्ड कैपिटल होती है वो उसी के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे फिक्स्ड असेट्स को परचेस करने के लिए। बिजनेस की जो प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, उसके लिए जब किसी भी स्थापित व्यवसाय को जो एस्टैब्लिश्ड है उसको अधिक सुदृढ़ और जो हम स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें अधिक सुधार करते हैं, तो जब हम उन सुधारों को करने के लिए अपना पैसा उसमें लगाते हैं तो भी वो फिक्स्ड कैपिटल की ही हमें ज़रूरत होती है। तो वही पैसों के द्वारा वही हम अमाउंट लगा करके मतलब स्थायी पूंजी के द्वारा ही हम बिजनेस की उत्तरोत्तर उन्नति या प्रोग्रेस के लिए भी अपना पैसा उसमें लगाते हैं। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, विस्तृत करना मतलब बढ़ाना, एक्सपांड करना। यदि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं तो बिजनेस के जो पैमाने होते हैं वो और अधिक यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को पूर्ण करने के लिए भी फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता होती है। जब हम बिजनेस का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं मतलब उसका विकेंद्रीकरण करते हैं तो उसके लिए भी हमें फिक्स्ड कैपिटल की अमाउंट काफ़ी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है या लगती है। तो किस तरह से हम अपने इन नीड्स की पूर्ति करें या इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस में काफ़ी महत्व रखती है। उससे ही हम अपने बिजनेस को पूरी तरह से स्थायी रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं या उसको चला पाते हैं। तो इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं जिससे कि हमें इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। तो फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें जो सोर्सेस दिए हुए हैं उसमें शेयर कैपिटल है, लॉन्ग कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, प्राइवेट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ऑनर्स एंड मॉर्गेज लोन। ये जो पूरे सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस का यूज़ करके हम अपनी कैपिटल को इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हमें इन सोर्सेस का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहला जो है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो हमारे समतांश और पूर्वाधिकार अंश होते हैं, इनके द्वारा हम अपनी कैपिटल को कलेक्ट करते हैं या एकत्रित करते हैं। सेकंड, लोन कैपिटल, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स एंड term loans from financial institutions, long term loans from banks। जो डिबेंचर्स हम इशू करते हैं या जो कुछ समय के लिए अवधि के लिए हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं या फिर ज़्यादा लंबे समय तक बैंक से लोन लेते हैं तो वह लोन कैपिटल कहलाती है। तो ये लोन कैपिटल भी हम हमारी कैपिटल को जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको हम बढ़ाने के लिए इन सभी जो लोन के रूप में हम इनसे पैसा एकत्रित करते हैं या फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं तो वह हमारे बिजनेस में लोन कैपिटल के रूप में रहती है। थर्ड है पब्लिक डिपॉजिट, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट। जब हम पब्लिक से हमारे बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो पब्लिक डिपॉजिट के रूप में हमारी यहाँ कैपिटल होती है। जो हम फिक्स्ड इकट्ठा करेंगे पैसा डिपॉजिट्स पब्लिक से, उसके लिए हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी उनके लिए रखना होता है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, amount of profit kept retained in the business itself in form of various reserves such as general reserves, emergency reserves, etc.
बिजनेस में हम जब भी प्रॉफिट कमाते हैं तो हम हमारे प्रॉफिट को फिर से अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब हम उसे वापस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके द्वारा हम अपने जनरल रिजर्व और इमरजेंसी रिजर्व को भी बनाकर रखते हैं, जिससे कि हम अपने जब हमारे पास पैसों की कमी हो या हमारे यहाँ वित्त की व्यवस्था की थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा जाए तो उसमें हम इन रिजर्व्स का यूज कर सकें। इसलिए हम हमारे प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि यदि हम लाभांश के रूप में सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा कि हम हमारे बिजनेस में फंड या रिजर्व में क्या डालें। इसलिए रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट काफ़ी जरूरी होता है, बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि यदि हम बचाकर पैसा रखते हैं तो वही हमारे बिजनेस में जो आगे जब इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हमें उन्हीं पैसों की आवश्यकता पड़ती है। प्राइवेट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ओनर्स, प्राइवेट और पर्सनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, owners of sole trader business or members of joint Hindu family are also sources of getting fixed capital for the business। जो प्राइवेट सोर्सेस होते हैं मतलब पूरे व्यक्तिगत स्रोत होते हैं बिजनेसमैन के, जो निजी साधन होंगे उसमें जो पार्टनरशिप है, जो एकाकी व्यापार है, सोल ट्रेडरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, उसमें बिजनेस के जो स्वामी होते हैं उसके अपने निजी साधन भी होते हैं जिनके द्वारा वे अपनी कैपिटल को, फिक्स्ड कैपिटल को कलेक्ट करते हैं या एकत्रित करते हैं। मॉर्गेज लोन टेकन बाय द बिजनेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, जब हम अपनी प्रॉपर्टी को रख करके सिक्योरिटी के रूप में और लोन लेते हैं तो वो मॉर्गेज लोन के रूप में हमारे पास कैपिटल के रूप में एकत्रित होता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो सोर्सेस होंगे, इन सोर्सेस से हम अपने बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल को ला सकते हैं या उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और समय समय पर हम उसे बढ़ाने का भी प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से जितने भी ये सोर्सेस हैं इनके द्वारा हम अपनी कैपिटल को बनाए रखते हैं, या फिर जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम उसमें इंक्रीजमेंट भी करते हैं, हमारी कैपिटल में कैपिटल को बढ़ाने का भी पूरा प्रयास करते रहते हैं। इन कैपिटल से जो हमने फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस में रखी हुई है, इससे हम लंबे समय तक उसका लाभ प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए इसका बिजनेस में होना काफी आवश्यक माना जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल को निर्धारित करने वाले होते हैं, तो इसे हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको जो फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेस हैं, फिक्स्ड कैपिटल की नीड है और इसका मीनिंग, ये आपको बहुत अच्छे से समझ करके और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। इसके जो लर्न करने की जो है वो आपको लर्न भी करना है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन से भी, अपने शब्दों में भी इससे सही सेंटेंस के रूप में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और आप जब नोट्स बना लें तो आप मुझे उसकी फ़ोटो सेंड कीजिए, एक बार मैं देख लूँगी कि आप लोगों ने कितना सीखा है और आपको कितना समझ में आया है जिसके द्वारा आपने ये नोट्स बनाए हैं। तो अभी अब हम इतना ही देखेंगे। इसमें आज आपको क्या क्या करना है इसके लिए आप होमवर्क देख लीजिए। आपने जो अपन ने कल एक्सटर्नल और अपने आज जो देखे हैं एक्सटर्नल और कल जो देखे थे इंटरनल फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर के, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में मीनिंग, डेफिनेशन, ये आपको भी करना है। और इसके जो इंटरनल एक्सटर्नल बताई दिया मैंने, ये दोनों भी आपको लर्न करना है। और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के पूरा आपको ये जो आज हमने देखा है ये पूरा करना है। तो इस प्रकार से इतना आपका होमवर्क है, ये आप अच्छे से समझें, इसको आपको समझ करके, और इसमें अगर कोई आपको पॉइंट में दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कॉल करके और पूछ सकते हैं। आप अपनी स्टडी के लिए अलर्ट रहिए, इनिशिएटिव लेकर के आप अपने जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसे लर्न करते रहिए, उसकी लर्निंग की वीडियो बनाइए और उसे नोट डाउन जरूर कीजिए, मतलब उसको लिखिए जरूर, क्योंकि यदि आपने लिखा है तो आपको यह कंफर्म होगा
कि आपने इसे पढ़ा हुआ है और अपने शब्दों में इसे लिख करके, और आप अपने आप ये समझ पाएंगे कि आपको कितना याद हुआ है, कितना समझ में आया है। और यदि आप मुझे उसकी फ़ोटो भेजते हैं लिखी हुई तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने किस तरह से लिखा है ये मुझे भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए और क्या मैं लर्निंग के लिए या फिर समझाने के लिए प्रयास कर सकती हूँ। क्योंकि अब आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड की एग्ज़ाम आपकी निश्चित रूप से होगी और उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आप लोग डाउट क्लासेस में स्कूल में भी आकर के और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सहमति पत्र लेकर के ही विद्यालय में आना है। तो आप यहाँ पर आकर के भी और जो अपना रिवीजन स्कूल में चल रहा है उसका भी लाभ ले सकते हैं। आपको बार बार एक ही बात ये कही जा रही है कि आप लर्निंग करते रहिए और जो आपने लर्न किया है उसकी वीडियो भी भेजिए। साथ ही आपको अपने रजिस्टर को भी कंप्लीट रखना है, उसमें लिखा हुआ पूरा होना चाहिए। वो आपके इंटरनल मार्क्स को काफ़ी प्रभावित करेगा, इसलिए आप अपने रजिस्टर को मुझसे चेक जरूर करवा लीजिए। प्रोजेक्ट फाइल अभी तक जिसने नहीं दी है वे स्कूल में आकर जमा करवाइए। इसकी डेट आपको दी गई थी 15, लेकिन आज इतनी लेट होने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट हम सबमिट करेंगे, इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करके और तुरंत ही स्कूल में जमा करवाइए।